हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम और पतन को साथ साथ देखेंगे। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पर। विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर या संदर्भ सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। जैसे यह सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई है, या यह सभ्यता मेसोपोटामिया के द्वारा निर्माण किया गया है, या यह सभ्यता द्रविड़ों के द्वारा बनाया गया है, या यह सभ्यता स्थानीय परिस्थितियों की उपज है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला मत, मेसोपोटामिया का प्रभाव, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ, उद्भव हुआ, उस पर मेसोपोटामिया का प्रभाव पड़ा। विद्वानों ने इसके बारे में विभिन्न प्रकार के समानता भी बताए हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया भी एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में भी अन्नागारों का निर्माण होता था और सिंधु घाटी सभ्यता में भी अन्नागारों का निर्माण होता था। दोनों का समय काल भी एक, दोनों में व्यापारिक रिश्ते भी थे। अब हम लोग देखेंगे यह कि आखिर इतनी समानता होने के बाद भी क्या अंतर थे इसमें कि विद्वानों ने इसको गलत साबित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम है उस पर मेसोपोटामिया का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे लिपि से। सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक, यानी कि भाव चित्रात्मक, चित्राक्षर। और मेसोपोटामिया की लिपि थी किलाक्षर। दोनों लिपि में क्या है? भिन्नता है, देख रहे हैं। अगर मान लीजिए दोनों मेसोपोटामिया ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया होता या उसके निर्माण में कुछ सहयोग किया होता तो लिपि में समानता तो जरूर होती, लिपि में समानता होती, प्लस में या द्विभाषीय लिपि भी मिलती। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर कोई द्विभाषीय लिपि नहीं, लिपि में समानता नहीं। इस आधार पर क्या हो गया? यह गलत साबित हो गया प्रभाव। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया। ये तो वही वाली बात हो गई, अपने घर फूस के और दूसरे को अगर हम बनाना पड़े, दूसरे का मकान हमें बनाना पड़े तो उसका पक्के का बना दे, ऐसा होता ही नहीं है। तो क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता वालों ने अपना घर कच्ची ईंटों का बनाया हो और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मकान था वो पक्की ईंटों का बनाया? इस आधार पर क्या करते हैं, इसको भी संदर्भ नगर जाल की तरह बुने हुए थे। सही बात है, हम लोग बार बार पढ़े भी हैं। और नियोजित नगर थे, लेकिन क्या है, इधर देखिए मेसोपोटामिया के जो नगर थे अव्यवस्थित एवं अनियोजित थे। ठीक है, जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ आएंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, ये बार बार पूछे गए सवाल भी हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे कि मंदिर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। अब अगला, विद्वानों ने राय दिया कि हो सकता है संदर्भ सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों द्वारा किया गया हो, द्रविड़ों द्वारा, क्योंकि आर्यों के आगमन से पूर्व आर्य जब इंडिया आए थे तो उसके आगमन से पूर्व सिंधु क्षेत्र में जो जाति निवास करते थे वह द्रविड़ थे, द्रविड़। ठीक है, और इनके जो धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलाप थे वो लगभग किसके समान है? सो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के समान है। लेकिन यह विचार भी मान्य नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, वही द्रविड़ सभ्यता ताम्रपाषाणिक गैर नगरीय सभ्यता थी। देख रहे हैं ना, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, प्लस में यहाँ पर नगरीय लिखना भूल चुके हैं, नगरीय सभ्यता थी, जबकि द्रविड़ सभ्यता ताम्रपाषाणिक एवं गैर नगरीय सभ्यता थी। इसीलिए विद्वानों ने इस विचार को भी अमान्य से साबित कर दिया। अब आते हैं, विद्वानों ने यह भी कहा कि हो सकता है संदर्भ सभ्यता का निर्माण आर्यों द्वारा किया गया हो। तो इसके बारे में देखिए, आर्यों की सभ्यता जहाँ ग्रामीण थी वही
आर्यों की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। वही संदर्भ सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। दोनों का समय काल भी अलग अलग है। अब देखेंगे आर्य का समय काल है 1500 BC से 600 BC, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है संदर्भ सभ्यता का 2350 BC से 1750 BC। तो आप लोग इसे नोट करते रहेंगे। अब देखेंगे आर्य लोग घोड़े, रथ और लोहे का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया करते थे। वही संदर्भ सभ्यता में इसका अभाव है, यानी कि संदर्भ सभ्यता के लिए यह दुर्लभ पदार्थ थे, घोड़े, रथ और लोहे। ठीक है। अगर ये भी कहेंगे तो आर्यों के पास आर्यों की लिपि नहीं थी। आर्यों की कोई लिपि नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी। वही हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि संदर्भ सभ्यता के पास कौन सी लिपि थी? चित्राक्षर या चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। ठीक है। अब बहुत बहस का विषय है कि आर्यों की कोई लिपि नहीं थी, फिर भी वेदों का क्या हुआ? विकास हुआ। तो आर्यों के जो वेद था या शिक्षा था वो श्रुति जन था, यानी कि एक दूसरे को सुनकर लिखा गया था, जो बाद में सुन के याद किया गया था, जो बाद में लिखा गया। तो देख रहे हैं आर्यों द्वारा निर्माण की जो यह विचारधारा है, इसको भी क्या हो गया? अमान्य करार दिया गया। अंत में विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है हो सकता है इसका स्थानीय क्षेत्रों से हो, क्योंकि उसके सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र है उसका जो उत्खनन किया गया है उसमें देखा गया है कि सिंधु सभ्यता से पहले वहाँ पर सभ्यता का विकास धीरे धीरे हो रहा था। जैसे पहले गांव का विकास हुआ, जब फिर कृषि का विस्तार हुआ, अधिशेष उपज हुआ, उसके बाद धीरे धीरे नगर का निर्माण। तो धीरे धीरे यह एक एक क्रम चढ़कर सीढ़ी का निर्माण करके धीरे धीरे क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति हुआ। तो इसके लिए बहुत सारे आपको दिया गया है, जैसे स्थानीय क्षेत्रों में कौन कौन सा, माने हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता, ग्रामीण संस्कृतियों जो विकास हो रहा था, कौन कौन? बलूचिस्तान की नाल, राणा घुंडई तथा सिंधु का कोट डीजी। ठीक है। आमरी सभ्यता, राजस्थान के बीकानेर की सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का उद्भव हुआ। और विद्वानों ने अंतिम निष्कर्ष पर यह जरूर पहुंचा कि हाँ, यह सबसे ज़्यादा सटीक है और सबसे ज़्यादा मान भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ उसे स्थानीय उत्पत्ति का प्रभाव था, क्योंकि संदर्भ सभ्यता के उदय के पूर्व मेहरगढ़ का आप लोग नाम बार बार सुनेंगे, क्योंकि उसको रोटी का टोकरी भी कहा जाता था, यानी कि वहाँ पर इतने सारे गेहूं उपज होती थी जिससे कि अधिशेष का बचत हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ? शहर के निर्माण की ओर बढ़ा और आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कर डाला। ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे? यहाँ तो उद्गम हम लोग पढ़ लिए, उद्गम का सिद्धांत। अब यहाँ ले लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या ह्रास। पतन या ह्रास, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग शब्द भी है। पतन का मतलब एकाएक डाउनफॉल, ह्रास का मतलब धीरे 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 धीरे। तो कहने का मतलब है नहीं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति एकाएक हुआ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय सभ्यता का निर्माण हुआ धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर इसका निर्माण हुआ। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, पतन नहीं कह के अगर ह्रास कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसका जो ह्रास हुआ धीरे धीरे करके हुआ। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए गए विद्वानों के द्वारा, जो हम लोग एक एक करके बताए हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, सूखा, आर्यों का आक्रमण या पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बाढ़। हम लोगों ने जो संदर्भ सभ्यता पढ़ा है उसमें नदियों का जो हम लोग अध्ययन किया है, तो नदी के में कौन कौन है आप लोग मालूम ही है। सिंधु नदी हो गया, सरस्वती हो गया, यानी कि घग्गर नदी हो गया, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, इन सारी नदियों का जल
इस क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से होकर बहते थे। तो कहते हैं विद्वानों ने राय व्यक्त किया कि हो सकता है कि नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया हो। नदी के मार्ग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, बाढ़ तो होगा ही होगा, या जो समुद्री इसका मुहाना है वो मुहाना एकाएक ऊपर उठ गया हो तो पानी क्या होगा, चारों बगल फैल गया हो, जिससे बाढ़ आ गया हो। बाढ़ आने पर लोग क्या किए, एक दूसरे और जगह छोड़ के दूसरी जगह पर भाग जाया करते थे पहले ज़माने में। क्यों? क्योंकि उस समय ज़मीन बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थी और जनसंख्या कम थी, इसीलिए हो सकता है कि बाढ़ के कारण वहाँ के लोगों ने वो एरिया छोड़ दिया हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भूकंप। भूकंप से पहले हम लोग महामारी लेंगे। मान लीजिए बाढ़ में कुछ लोग मर जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, जानवर लोग मर जाते हैं, तो उसके बाद अगर कुछ आदमी वहाँ रहते भी हैं तो वहाँ पर उसके सड़न से, बदबू से महामारी फैलती है। या तो महामारी से जनसंख्या का ह्रास होता है, या वहाँ के लोग महामारी के डर से क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। सभी जगह छोड़ने का मतलब यह होगा कि ये लोग गंगा किनारे भागेंगे। कहाँ भागेंगे? गंगा किनारे। ठीक है, तो बाढ़ हो गया, महामारी हो गया। अब आते हैं भूकंप। भूकंप भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन या ह्रास का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है कि कालीबंगा में भूकंप का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो भूकंप से बड़े बड़े शहर उजड़ जाते हैं और हो सकते हैं भूकंप के कारण भी लोगों ने वह क्षेत्र छोड़ दिया हो, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास हो गया हो। अब आते हैं सूखा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं राजस्थान का इलाका, गुजरात का इलाका जो मरुस्थली है, सूखा है, क्या कहते हैं, जहाँ पानी की अत्यधिक कमी है, वो इलाका कभी हरा भरा था। देख रहे हैं आप लोग, वो इलाका कभी हरा भरा था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का हब था। लेकिन अभी क्या है, मरुस्थल है, सूखा है, बंजर भूमि है। तो इस आधार पर विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि हो सकता है कि वहाँ पर पशुओं के द्वारा अत्यधिक पेड़ पौधे का खात्मा किया गया होगा, या वहाँ के निवासियों के द्वारा खेती के बेतरतीब तरीके के द्वारा वह भूमि बंजर हो गई होगी, जिससे कि क्या हो गया, वह सूखा पड़ गया इलाका, इसलिए लोग वहाँ के वह क्षेत्र छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर बस गए। अब आते हैं आर्यों का आक्रमण। बहुत सारे विद्वानों ने यह भी मत व्यक्त किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ह्रास हुआ है, पतन हुआ, वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं जहाँ पर आपको मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि कोई नरसंहार किया गया हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आर्यों का आक्रमण से अगर कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास या पतन हुआ, तो आर्य का आगमन भारत में कब माना जाता है? 1500 BC से 1500 BC में। और सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास कब हुआ? 1750 BC में। दोनों में लगभग 250 वर्ष का अंतर है। जब 250 वर्ष का अंतर है तो फिर आर्य ने आक्रमण कैसे कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता पर? यह भी प्रश्न बनता है। ठीक है, अब आते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में का जो विकास हुआ वो धीरे धीरे हुआ, यानी कि ग्रामीण से नगरीय सभ्यता की ओर इसका प्रगति हुआ। तो उसी प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो उसका व्यापार था उसका धीरे धीरे ह्रास हुआ। ह्रास होने के कारण नगरीय सभ्यता विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, यानी कि नगर का क्या घटाव होने लगा, नगर की संख्या में कमी आने लगी और वहाँ रहने वाले के लोगों की जीविका का जो साधन था वह कम पड़ गया, इसलिए लोग वहाँ के क्षेत्र छोड़कर चले जाने लगे। यानी कि व्यापार के पतन कहिए, व्यापार में कमी कहिए, व्यापार वाणिज्य की कमी कहिए, जिसके कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास या पतन हुआ। ओवरऑल पूरा देखें तो
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण क्या हो गया? एक कह सकते हैं आपको वायुमंडलीय परिघटना, ठीक है, और पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी कि व्यापार वाणिज्य में कमी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इतना समझ ही गए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति एवं ह्रास या पतन के कारण। अगर जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।